नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। खबर आ रही है, बड़ी खबर उधमपुर से, जहां पर आतंकी हमला हुआ है और यहां पर सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया है। इस हमले में सीआरपीएफ के एक अधिकारी शहीद हो गए हैं और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में इस हमले के बाद जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने में जम्मू इलाके में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये पहला आतंकी हमला है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने। तो लगातार कई मामले जो हैं इस तरह के सामने आ चुके हैं जम्मू से, और अब ये ताज़ा खबर जो है वो आई है यहाँ पर उधमपुर से, जहाँ पर यह आतंकी हमला हुआ है। और इस आतंकी हमले में यहाँ पर सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और इस हमले में सीआरपीएफ के एक अधिकारी शहीद हो गए हैं। और इसके बाद तलाशी अभियान में जो है वो सुरक्षा बल यहाँ पर जुटे हुए हैं। आतंकियों की तलाश यहाँ पर की जा रही है। नज़ीर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। नज़ीर, इस आतंकी हमले के बारे में और क्या जानकारी जो है वो मिल पाई है? जी, ये एक जॉइंट पेट्रोल था सीआरपीएफ का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, इसके स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का। डड्डू इलाका है उधमपुर के बसंतगढ़ एरिया में, जहां एक पेट्रोल चल रही थी, एरिया डोमिनेशन पार्टी थी, उस पर फायरिंग हुई जिसमें एक सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर मारा गया है। ये काफी दूर दराज और गन्ना इलाका, जंगल वाला इलाका है और इसलिए भी काफी खतरनाक भी और अहम भी, क्योंकि पिछले एक महीने में कई बार वहां फायरिंग की घटनाएं हुई जिसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। मिलिटेंट भी भाग निकलने में कामयाब हुए, जैसे वो आज भी हुई। दरअसल ये इलाका ट्राई जंक्शन है। अगर देखें, एक तरफ डोडा का मरमत इलाका पड़ता है इसके साथ, दूसरी तरफ से बिलावर जो कुटवा डिस्ट्रिक्ट में, और खुद ये बसंतगढ़ उधमपुर में जो जम्मू के साथ भी है। तो इसकी एक बड़ी ही स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, जी। टैक्टिकल इंपॉर्टेंस है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसीलिए वहां पुलिस की तरफ से काफी कोशिशें की गई और इसीलिए फायरिंग की भी कई घटनाएं हुई। लेकिन आज भी एक जो सुरक्षा फोर्सेस का ऑफिसर है, सीआरपीएफ का ऑफिसर, फायरिंग में मारा गया और मिलिटेंट भाग निकलने में भी कामयाब हुई है। यही अक्सर होता रहता है जम्मू क्षेत्र में। वहां क्योंकि डोडा में हमने देखा पिछले एक दो महीने दो इनकाउंटर हुए जहां आतंकी मारे गए। पिछले ही हफ्ते वहां एक आर्मी का कैप्टन जो जी। एक्शन में मारा गया, जिसमें एक मिलिटेंट भी मारा गया। उससे पहले भी 3 मिलिटेंट मारे गए थे। लेकिन ये एक या दो इनकाउंटर है। जितने भी बाकी हमले हुए उनमें सभी जगह सुरक्षा फोर्सेस को, खास तौर पे आर्मी को नुकसान उठाना पड़ा। ये सबसे बड़ा चिंता है सुरक्षा की नजर से। और तब बिल्कुल जब नज़ीर, जम्मू सुरक्षा के कश्मीर में लिहाज अब से बहुत इलेक्शन हो रहे हैं। चिंताजनक है ये बात, और इसलिए भी क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में जम्मू इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर कई आतंकी हमले हुए हैं। अब इस हमले का क्या बाकी हमलों से कोई कनेक्शन भी यहाँ पर देखा जा रहा है? कितने आतंकी थे, किस संगठन से जुड़े हुए थे, कुछ इसको लेकर जानकारी अभी तक आई है सामने? जी, अभी तक किसी ने गुट ने जिम्मेदारी कबूल भी नहीं किया। सुरक्षा फोर्स ने बताया कि कौन सा गुट है। हम्म। लेकिन वहां बड़ी तादाद में आतंकी या मिलिटेंट वहां जंगलों में हैं। उनके पास, जब जैसा हम रिपोर्ट कई महीनों से कर रहे हैं, अमेरिकन मेड M4 राइफल है, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम है, और उससे बढ़ के जो मिलिटेंट है उन्हें खास तरबियत या ट्रेनिंग है जंगल वारफेयर या माउंटेन वारफेयर में। इसीलिए वो सुरक्षा फोर्स को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे एक और चुनौती बड़ी है जो सुरक्षा में पहली बार हम देख रहे हैं 30 साल की मिलिटेंसी में, जी। कि जो रेशियो है मिलिटेंट और सुरक्षा फोर्सेस के मारे जाने का, वो बदला है। अब ज्यादा सुरक्षा फोर्सेस के जवान या ऑफिसर मारे जा रहे हैं और मिलिटेंट बहुत ही कम मारे जा रहे हैं इन इनकाउंटर या इन अटैक्स के दौरान। वो बड़ी चुनौती है सुरक्षा के लिए। और खासतौर पे जब इलेक्शन भी अब शुरू हो चुके हैं, ज्यादातर फोर्सेस अब इलेक्शन कंडक्ट करने में लगेंगे, तो मिलिटेंट जंगलों में रहे, ये एक बड़ी चुनौती है जी। सुरक्षा फोर्सेस के लिए। बहुत शुक्रिया नज़ीर आपका, ये सब जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और इन बातों पर जो है वो ध्यान आकर्षित करने के लिए। एक बड़ी चिंता है और बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण यहाँ पर ये बात है। एक और हमला आतंकियों की तरफ से हुआ है, हालांकि इसके बाद अब सर्च ऑपरेशन वहाँ पर जो है वो चल रहा है, ये खबर आई है। लेकिन इसमें एक नुकसान हुआ है। इस हमले में सीआरपीएफ के एक अधिकारी जो है वो शहीद हो गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि सिर्फ चुनावी वादे नहीं बल्कि 5 साल के शासन का रोड मैप है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम वही वादे कर रहे हैं जिन्हें पूरा कर सकें। घोषणा पत्र में जो वादे इनकी तरफ से किए गए हैं वो अगर आप देखें तो यहाँ पर अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का वादा किया गया है। राजनीतिक कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने की बात कही गई है। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे ये कहा गया है। 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। सभी परीक्षाओं के लिए आवेदन मुफ्त होंगे। और कुछ लोग ज़्यादा वादे करेंगे लेकिन ये फ़ायदेमंद नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला का जो है कहना है। साथ ही वो ये भी कहते हैं क्योंकि वो भविष्य में सत्ता में नहीं रहेंगे। हम पॉलिटिकली इसके लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाल जम्मू कश्मीर में है वो हम सब जानते हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों की बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर में है। 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोज़गारी को कम करने की तो बातें की गई लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया। रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं। राथर साहब और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करके एक कॉम्प्रहेंसिव इसमें हम यूथ के साथ वादे कर रहे हैं किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। आजकल अगर आप देखें कहीं पे भी आप जाएं तो अगर लोगों की शिकायत रहती है वो बिजली को लेके रहती है, पानी को लेके रहती है। बिजली कहीं है नहीं लेकिन बिजली के बिल आपको वक्त पे मिलते हैं और रोज़ कहीं ना कहीं बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। बिजली और पानी की जो तकलीफ़ें लोगों को हैं इसके बारे में भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना वो लगता है कि ग्राउंड के ऊपर उनकी जो है पाँव नहीं है। वो उन बातों के ऊपर जो है अपनी बात कह रहे हैं जो उनकी यूरिसडिक्शन में नहीं है। वो क्लेम कर रहे हैं कि हम असेंबली से जीतेंगे और धारा 370 को रिस्टोर करेंगे। वो धारा 370 और 35A जिसको पार्लियामेंट ने जो है उसको निरस्त कर दिया है और माने सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने सारा अपना केस भी लड़ा और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जिस तरीके से उसको निरस्त किया उसके बावजूद भी ये इस प्रकार की बात कहते हैं। तो ये जो है लोगों को सिर्फ बेफूल करने की, उनको बेवकूफ़ बनाने की ही इनकी कोशिश है। डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोलकाता पुलिस लगातार चौथे दिन आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से जो है वो पूछताछ की गई। मेडिकल कॉलेज के छात्र डॉक्टर संदीप घोष से काफ़ी पहले से नाराज चल रहे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप जो है वो लगते रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। डॉक्टर संदीप घोष को लेकर पहले भी आरोप लगते रहे हैं जो अब एक एक करके फिर बाहर आ रहे हैं। छात्रों ने उनके खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। ये बात अलग है कि कभी भी कुछ हो नहीं सका। छात्र जो पर्चे बांट रहे हैं उनके हिसाब से एक आरोप बायो कचरा प्रबंधन और उसकी बिक्री में गड़बड़ियों को लेकर है। आरोप है कि अनजान और अवैध लोग बायो कचरा जमा करते हैं और उसे गैर कानूनी तरीके से बाहर ले जाते हैं। ना तो अस्पताल प्रशासन और ना ही सरकार इसे लेकर कोई कार्रवाई कर रही है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और अदालत ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच के आदेश दिए। फिलहाल ये मामला अदालत में है। एक आरोप शवों और मानवाधिकारों के हनन को लेकर भी है। कहा जा रहा है कि शव पोस्टमार्टम के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज भेजे जाते थे। उनको पुलिस या परिवारजनों की सहमति के बिना ईएनटी वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाता था। छात्रों का कहना है कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बनाए कायदे कानूनों का सीधा हनन है।
ये सबूतों से छेड़छाड़ भी है और इसमें प्रिंसिपल का शामिल होना नजर आता है। इस सिलसिले में राज्य के मानवाधिकार आयोग में एक मामला डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ चल रहा है। उनको पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। कई तरह के वित्तीय घोटालों के आरोप भी संदीप घोष पर लगते रहे हैं। इनमें ज्यादा कीमत पर मशीनें और खुले बाजार में महंगे सामान खरीदने के आरोप शामिल हैं। छात्रों का आरोप है कि कोविड के दौरान भी संदीप घोष ने पैसा कमाया। उन्होंने बाजार से 2 गुना कीमत पर HFNO मशीनें खरीदी। उन्होंने बिना किसी से इजाजत लिए अस्पताल की जगह को फूड स्टॉल लगाने के लिए दिया। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग के दौरान भी गड़बड़ियों के आरोप उन पर लगाए गए हैं। छात्रों का कहना है कि काउंसलिंग के दौरान भी संदीप घोष ने सरकारी पैसा निकाला। 2022 की चौथी तिमाही में अंडर ग्रेजुएट छात्रों की काउंसलिंग के दौरान CCTV, कंप्यूटर, वाईफाई, साउंड सिस्टम, चाय नाश्ता, टेबल कुर्सी वगैरह के लिए 14 लाख रुपए निकाले गए। एक आरोप एकेडमिक फंड के दुरुपयोग का भी है कि उन्होंने इस फंड का इस्तेमाल सोफा, पर्दे, टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह खरीदने के लिए किया। ये ज्यादातर सामान उनके निजी इस्तेमाल के लिए खरीदा बताया गया है। संदीप घोष पर घूस लेने के भी आरोप छात्रों ने लगाए हैं। एक फर्म ने शिकायत की थी कि हर वेंडर को हर टेंडर पर 20% कट मनी देनी पड़ती थी और इनमें से 10% ऑर्डर से पहले ही देना होता था। पार्किंग के जरिए भी गैर कानूनी कमाई के आरोप छात्रों ने लगाए हैं। एक आरोप NMC की टीम को घूस देने का भी लगाया जा रहा है। इस टीम ने 2023 की पहली तिमाही में मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। संदीप घोष ने इस टीम को उपहार और मिठाई देने के लिए बेलगछिया से खरीदारी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज कहा कि ममता बनर्जी ने संविधान को तार-तार करते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, साथ ही सबूतों को भी नष्ट करवाया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बची ही नहीं है, वो पूरी तरह विफल रही हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी है जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने, ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं। जो पूर्व में प्रिंसिपल था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती हैं, ये उसके साथ खड़ी होती हैं। और ये नष्ट क्या करती हैं? ये नष्ट करती हैं एक महिला की अस्मिता को, नष्ट करती है ये संविधान के प्रावधानों को जिसकी इन्होंने शपथ ली है कि मैं बचाऊंगी। नष्ट ये करती है कानून का जो राज होना चाहिए उसको, और नष्ट ये करती है जो तथ्य और साक्ष्य सबसे जरूरी है इस केस में। ममता द डिस्ट्रॉयर, निर्ममता बनर्जी की बेहूदगी और बेशर्मी देखिए। एक मार्च निकालती हैं ये देखिए, एक तस्वीर है, पूरे देश ने देखी और शर्मसार हुआ देश। ये मार्च किसके खिलाफ निकाल रही हैं? देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन वेस्ट बंगाल and there is a complete disorder inside Mamata Banerjee's head. एक मुख्यमंत्री जिसकी ये जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बना के रखें, वो हमारी बहन को बचा नहीं पाई, दरिंदों को पकड़वा नहीं पाई। उधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर सवाल उठाए और साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी यहां पर घेरा है। बिल्कुल सही बात है कि क्यों इतना तोड़फोड़ हुई, क्या परिस्थितियां बनी, कहां किसकी चूक हुई कि अस्पताल में घुसकर इतना तोड़फोड़ हो सकी। ये सवाल जायज हैं, इनका उत्तर मिलना चाहिए। जिस तरह से रोज एक नई थ्योरी, नई अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ाई जाती है चित्रों के साथ,
और या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, उसके इर्द गिर्द जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जाहिर सी बात है कि ये भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी को सूट करती हैं। तो सीबीआई को चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसा एटलीस्ट कोई स्टेटमेंट आना चाहिए ताकि इस तरह की जो माहौल बिगाड़ने की प्रयास किए जा रहे हैं वो रुकें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक बेहद शर्मनाक वारदात सामने आई है। यहां पर आईएसबीटी पर खड़ी रोडवेज बस में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया। अफसोस की बात यह भी है कि पीड़ित बच्ची की मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी। इन पर मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप है। इन लोगों ने 13 अगस्त की रात को आईएसबीटी पर खड़ी बस में बच्ची से गैंगरेप किया और उसे एक दुकान पर छोड़कर चले गए। एक संदिग्ध जब आईएसबीटी के पास एक दुकान पर लड़की से बात कर रहा था, उस समय एक गार्ड को शक हुआ तो उसने हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर दिया। समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहाँ पर घूमते हुए मिली थी, जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ कर यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ एक घटनाक्रम हुआ। बच्ची अपने बारे में कुछ नहीं बता सकी। इसके बाद पुलिस ने बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया, जहां बच्ची की 3 दिनों तक लगातार काउंसलिंग करके उसके परिवार के बारे में भी जानने की कोशिश की गई। इस दौरान बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में भी जानकारी दी। मैं इस मामले में अपने सहयोगी जो उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि ये बच्ची शायद आगरा की है, तो उनसे भी मैं इस बारे में अभी चर्चा करूंगी कि क्यों और किन हालात में परिवार ने उसको ऐसे एक बस में बिठा के निकाल दिया। जब एसएसपी साहब से मेरी बात हुई तो उनका भी ये मानना था कि जो बच्ची के रिएक्शन है उससे लगता है कि शायद वो लंबे समय से इस तरह के दुष्कर्म या अत्याचार का शिकार रही है। तो हमें वो भी पता कराना है कि जो भी संबंधित परिजन थे वो क्या कर रहे थे और किन हालात में बच्ची घर से निकलकर पंजाब होते हुए देहरादून तक पहुंची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने के बाद घटना को अंजाम देने वाले 2 ड्राइवर, एक क्लीनर, एक कैशियर और एक कंडक्टर की गिरफ्तारी कर ली गई है। 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए, एक पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया गया। बाकी जो फील्ड यूनिट हमारी जो एफएसएल की टीम है उसको भी रात्रि में बुलाकर हमने बस के जो भी अगर कोई सैंपल वगैरह एफएसएल से तो वो कलेक्ट करा लिए गए। एक बस का और प्रकाश में आया तो कोई वॉल्वो बगल में खड़ी थी जो ऋषिकेश से दिल्ली चलती है एक दिन, उस बस को भी हम फोरेंसिक उसके लिए लिया है, जिससे कि कहीं कोई एविडेंस अगर होता है तो वो हम उसको कलेक्ट कर लें। बच्ची के परिवार का अभी पता लगाया जा रहा है। अपराधी तो पकड़े गए हैं, लेकिन बसों में सफ़र करने वाली महिलाएं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर फिर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। देहरादून से एनडीटीवी के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में घायल हुए 10वीं के छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद उदयपुर में हड़कंप मच गया और अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। मौके पर कलेक्टर, एसपी समेत भारी पुलिस बल तैनात है। उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी की घटना में ये छात्र घायल हो गया था, जिसके बाद शहर में तनाव फैल गया और भीड़ ने आगजनी और पथराव भी किया था। हालात संभालने के लिए पुलिस ने उदयपुर में इंटरनेट बंद कर दिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट को आदेश दिया है कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। सीएम सिद्धरामैया ने इस मामले पर कहा था कि राज्यपाल ने आदेश बिना सोचे समझे और
संवैधानिक नियमों के खिलाफ दिया है। मैंने 40 साल के राजनीतिक करियर में कुछ गलत नहीं किया, भाजपा को विरोध करने दो, मैं बेदाग हूँ। मुडा घोटाले में सीएम सिद्धरामैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। आरोप के मुताबिक सीएम ने मुडा अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को फर्जी दस्तावेज लगाकर हासिल किया। आगे बढ़ते हैं और अब बात एमपॉक्स की करते हैं। इसे लेकर केंद्र जो है वो अलर्ट पर है। राज्यों के साथ मिलकर बैठक कर इससे निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। एमपॉक्स को लेकर जो अभी का वायरस है अब वो ज़्यादा वायलेंट है, ये बताया जा रहा है और ये तेज़ी से फैलता है। एयरपोर्ट पर अलर्ट जो है वो किया गया है, अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। राज्य के साथ मीटिंग भी हुई है जिसमें इसके बारे में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ट्रीटमेंट में इसके कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो नहीं है। स्मॉल पॉक्स कि जिन्हें वैक्सीन लगी है इन पर असर जो है वो इसका नहीं होगा। दिल्ली में सफदरजंग और आरएमएल और लेडी हार्डिंग नोडल हॉस्पिटल जो है वो इसके लिए बनाए गए हैं। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, पाकिस्तान में मामले जो है वो मिले, इसके तो और चिंता बढ़ गई थी कि कहीं भारत में तो ना फैल जाए ये। अब किस तरह की तैयारियां जो है की जा रही हैं मंकी पॉक्स से निपटने की और कितना खतरा जो है बताया जा रहा है भारत में इसके फैलने का? देखिए, तो अभी मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सावधान किया है और अभी इसको लेकर बैठक भी हुई है। केंद्र सरकार ने ये भी राज्यों को कहा है कि वो तैयार रहें और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिल्ली में सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है। तमाम सारी इस बारे में बैठक हुई है क्योंकि इसके ट्रीटमेंट का कोई जो है वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है। जो चेचक का ट्रीटमेंट होता है उसी तरीके का ये रहता है। और खास तौर पर जब से पाकिस्तान से खबर आई है कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स पहुंच गया है तो उससे ज्यादा जो है वो भारत को सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि अभी तक ये केवल अफ्रीकन कंट्री में था। अफ्रीकन कंट्री से होते हुए स्वीडन और इसके बाद में अब जो है ये पाकिस्तान पहुंच गया, तो इसके वजह से राज्यों को सावधानी बरतने को कहा है। हालांकि भारत सरकार का ये भी कहना है कि बहुत ज्यादा कोई इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आमतौर पर चेचक जैसे ही जो है वो इसके साइन होते हैं और ट्रीटमेंट कोई ऐसा नहीं है। बस ये है कि चूंकि भारत में सघन आबादी है तो वायरस जन्य ये बीमारी है, तो अगर कहीं यहाँ पर आती है तो फिर इसके तेजी से फैलने का खतरा है। तो यही वजह है कि भारत सरकार पहले से ही सावधानी बरतते हुए राज्यों को अलर्ट कर रही है कि वो इसको लेकर सावधान रहें और जो भी समय समय पर गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा उसका जो है वो पालन करते रहें। बहुत शुक्रिया रवीश आपका सब जानकारी के लिए। तो मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट पर मोड में जो है वो सरकार यहाँ पर नजर आ रही है। जानवरों से इंसान में फैलने वाला ये वायरस है जो बहुत तेजी से फैलता है, इसी को लेकर एहतियात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अदानी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है और अलग अलग पोर्टफोलियो में ग्रोथ की बदौलत अप्रैल जून की तिमाही में अडानी ग्रुप के लिए जो है वो बढ़िया साबित हुई है। तिमाही शुद्ध मुनाफा 50.1% बढ़कर 10,279 करोड़ रुपए हुआ है। एबिटा 32.9% बढ़कर 22,570 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अदानी समूह के उभरते व्यवसायों का मजबूत प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। कुल ऑपरेटिंग मुनाफे का 86% हिस्सा कोर इंफ्रा कारोबार से हुआ है। तेजी से बढ़ते कारोबार का अब पोर्टफोलियो लेवल एबिटा में 13.3% हिस्सा हो चुका है। एयरपोर्ट बिजनेस में भी काफ़ी तेज़ी देखी गई है। सड़क सेक्टर की बात करें तो जून तिमाही के दौरान 730 लेन किलोमीटर कंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड हासिल हुआ है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है।